गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में क्लैशेस हमें देखने को मिले हैं। जस्ट आउटसाइड जो पार्लियामेंट के बाहर आपको जो मकर द्वार देखने को मिलता है वहां पर देखो, जो अमित शाह जी थे उनकी स्पीच के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली। ऑपोजिशन ने बहुत सारे आरोप लगाए उनके अगेंस्ट कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी, उनका अपमान किया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऑपोजिशन यहाँ पर एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहा था। जो रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर्स ने बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया है। राइट। इन दी एंड यहाँ पर कुछ क्लैशेस देखने को मिलती हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन लीडर है उनके अगेंस्ट कि उन्होंने धक्का मुक्की करी, एंड जिस धक्का मुक्की के अंदर दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी के जो थे उनको यहाँ पे चोट हुई है। एंड अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज करी गई है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 20 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, आप सभी लोग डीपी अग्रवाल सर के बारे में जानते होंगे। डीपी अग्रवाल सर 2008 से लेकर 2014 लगभग 6 साल के लिए यूपीएससी के चेयरपर्सन रहे हैं। एंड सर आ रहे हैं आप सभी को गाइड करने के लिए कि इंटरव्यू के अंदर कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। देखो, एज यूपीएससी चेयरपर्सन सर ने हजारों ही स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं, जो रियल इंटरव्यूज होते हैं। एंड अब आप नोटिस करिएगा 24 दिसंबर को पीडब्ल्यू ओनली एस यानी कि हमारा जो पटेल नगर के अंदर आपको हमारा जो सेंटर देखने को मिलेगा वहां पर आ रहे हैं 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में। तो इस सेशन का उद्देश्य ये रहेगा कि इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर हम कैसे ला सकते हैं, कैसे डैफ को हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इंटरव्यू में जो भी गैप्स होते हैं वो कैसे हम उनको फिल कर सकते हैं, एंड अपने स्किल्स हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से इंटरव्यू में स्कोर कर पाए। तो आपके सबके जो डाउट्स होंगे वो भी सर यहाँ पे एड्रेस करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको सबको गाइडेंस भी देंगे। जिन स्टूडेंट्स का देखो इंटरव्यू मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट का कॉल आया है उनके लिए डेफिनेटली ये मैंडेटरी है इसको ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है, वहां पर जाइए एंड आप इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। एंड डेफिनेटली 24 दिसंबर का जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज इन 2024, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। देखो, आप लोगों ने ना इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो इसमें करंट अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जैसे आपका गुड्स का ट्रेड हो गया, आपके सर्विसेज का ट्रेड हो गया, इवन आपका जैसे इनकम हो गया, और एक चीज आती है यहाँ पे ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर हम एक चीज बात करते हैं रेमिटेंसेस की, है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो करंट अकाउंट होता है ना उसके अंदर जो ट्रांसफर वाला कंपोनेंट है वहां पर आपको रेमिटेंस देखने को मिल जाएगा। ये रेमिटेंस आखिर होता क्या है? देखो, मान लेते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार यूएसए, कनाडा, किसी भी और देश में गया हुआ है। वो घर अपने कई बार बहुत सारा पैसा भेजता है ना, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करने के लिए। तो जो भी पैसा घर भेजा गया बाय द वर्कर्स अब्रॉड, उस चीज को हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। इससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो होम कंट्री है वहां पर हेल्प हो जाती है, हाउस होल्ड इनकम को एक पुश मिलता है। इस चीज को बोला जाता है रेमिटेंसेस। अब जो वर्ल्ड बैंक है ना वो डेटा देती रहती है कि कितना रेमिटेंसेस कौन सी कंट्री को मिला। तो आप नोटिस कर पाओगे जब हम बात करते हैं ना, वर्ल्ड में हाईएस्ट जो रेमिटेंसेस रिसिपिएंट कंट्री है वो है दरअसल में भारत। भारत को हर साल लगभग, मतलब 2024 की अगर हम बात करें ना, तो $129 बिलियन इतना रेमिटेंस रिसीव हुआ है। इस सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर 5वें नंबर पे आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। और ये लॉजिकल भी है। आप नोटिस करते हो भारत के इतने सारे लोग यूएसए में, कनाडा के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ पैसा वो घर भेजते हैं ताकि घर वालों की मदद हो पाए। तो डेफिनेटली ये नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप नोटिस कर पाओगे ये आज तक का हाईएस्ट हमें नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, $129 बिलियन। इसके अलावा दुनिया भर की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर सकते हो जो रेमिटेंसेस के अंदर ग्रोथ आई है ना वो 5.8% हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि 2023 की ग्रोथ 1.2% से काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके क्या कारण है, क्यों रेमिटेंसेस काफी तेजी से बढ़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है कि जो ओईसीडी नेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बेसिकली सिंपल भाषा में जो आपके हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनके अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, पिछले कुछ समय के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, जिस वजह से जॉब मार्केट के अंदर एक रिकवरी हुई है। यानी कि भारत के जो लोग हैं ना, या जो बाकी देशों के जो लोग हैं किसी और देश में गए हैं,
वहां पर वो बेरोजगार नहीं है, उनको अच्छी खासी नौकरियां मिल रही हैं। एंड वो नौकरियां जब मिलेंगी तो डेफिनेटली वो पैसा अपने घर भेजेंगे ही। जब पैंडेमिक था तब थोड़ा सा हमें देखने को मिला, कुछ इश्यूज थे, उसके बाद गल्फ कंट्रीज में भी कुछ इश्यूज आए थे, पर अब पिछले कुछ समय के अंदर जॉब मार्केट में रिकवरी आई है एंड दैट हैज हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेमिटेंसेस। उसके अलावा देखो बहुत सारे लोग माइग्रेशन कर ही रहे हैं, ठीक है ना कहीं उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हो गया, इनकम गैप्स, इस वजह से वो दूसरे देश ज्यादा लोग जा रहे हैं एंड ज्यादा लोग दूसरे देशों में जाएंगे तो रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगे। अब इसको कंपैरिजन करो जरा एफडीआई के साथ। देखो जब हम बात करते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो दरअसल में कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ना जो इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है उसमें आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। एफडीआई के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एफडीआई दरअसल में हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये वाली लाइन आप देखो, जो रेड वाली मैंने यहाँ मार्क करी है, ये है रेमिटेंसेस की ग्रोथ। आप नोटिस कर रहे हो कितनी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है ना। पर अगर मैं थोड़ा एफडीआई के साथ कंपैरिजन कराऊं, ये देखो एफडीआई की एक ना 19-20 के आसपास अच्छा खासा आया था, पर हमें इसमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एफडीआई यहाँ पे दुनिया भर में हमें कम देखने को मिल रहा है, वेयर ऑन द अदर हैंड जो रेमिटेंसेस है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। पिछले 10 सालों में रेमिटेंसेस 57% से इंक्रीज हुए हैं, जबकि एफडीआई जो है वो 41% से डिक्रीज हुआ है। ये कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताई गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज किसान कवच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो कई बार आप लोगों ने ना एक किसान को देखा होगा कि अपनी जो फसल है, बेसिकली अपनी जमीन है, तो वहां पर वो बहुत सारे इनपुट्स डालता है। उनमें से एक इनपुट क्या होता है, पेस्टिसाइड, है ना। और पेस्टिसाइड देखो डेफिनेटली पेस्ट को मारने के लिए डाला जाता है, पर पेस्टिसाइड का चलो लोगों की हेल्थ के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा जब उस चीज को खाएंगे और प्रॉपर्ली धोना नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो ये जो वर्कर है, जो किसान है, इसके ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये जो पेस्टिसाइड ये छिड़काव जिसका कर रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर वो स्किन को भी कई बार पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड कहीं ना कहीं उसके स्किन डिजीजेस हो सकती हैं और भी हेल्थ डिजीज इस किसान को भी, या जो वर्कर है जो कि खेतों में काम कर रहा है, इसको हो सकती हैं। इसी चीज को ठीक करने के लिए ना हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने एक सूट बना दिया है जिसका नाम है किसान कवच। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जैसा आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, एक तो ट्राउजर है यहाँ पे, एक पुलोवर हो गया, और ऊपर से यहाँ पर एक फेस मास्क या फेस कवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब कल को जो किसान है जब अपने पेस्टिसाइड इस तरह से छिड़काव करेगा ना, तो जो केमिकल्स वगैरह होंगे वो इस किसान की स्किन के अंदर नहीं जाएंगे एंड उससे क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा जो किसान, इसको बीमारियां कम लगेंगी, इसकी हेल्थ बेटर हो पाएगी। ये टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और इसी पर्टिकुलर कवच को बोला गया है किसान कवच। तो किसान कवच इंडिया का सब पहला इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पेस्टिसाइड से हमें यहाँ पे बचाएगा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही आपको एक संस्था देखने को मिल जाएगी, इंस्टेम बैंगलोर, वो यहाँ पे उसने डेवलप किया है और उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर किट की जो कॉस्ट होगी 4,000 रुपया होगी, तीनों मिला के, मतलब ट्राउजर पुलोवर और फेस कवर मिला के ये 4,000 रुपये का होगा। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है दैट इज ऑक्साइम फैब्रिक, यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पेस्टिसाइड्स को ब्रेक डाउन कर सकता है एंड केमिकल्स आपके स्किन के अंदर नहीं जाएंगे। एंड ऑक्साइम्स को क्या किया गया है, कॉटन फैब्रिक सेलुलोज के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया, जिससे वजह से ये एक एक्टिवेटेड फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अपने आप में काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिससे पेस्टिसाइड्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो किट है ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के अंदर काम कर लेगा, गर्मी में भी सर्दी में भी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और ये वॉशेबल भी है, आराम से इसको बार बार आप धो के बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, लगभग 150 टाइम्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको बनाया गया था इन 1986, ताकि जो भी R&D एक्टिविटीज होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसीलिए डीबीटी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज वर्मम थेरेपी। आप लोगों ने आयुष के बारे में सुना है? अरे आयुष दोस्त नहीं है आपका, वैसे जो आयुष मेडिसिन, आपका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिद्धा मेडिसिन की। सिद्धा मेडिसिन की जब हम बात करते हैं ना, तो आप जानते होंगे तमिलनाडु के अंदर ओरिजिनेट हुआ था एंड ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर ये बात करते हैं कि कैसे बॉडी, माइंड और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस लाया जा सकता है। तो काफी आपको ट्रेडिशनल सिस्टम देखने को मिल जाएगा सिद्धा मेडिसिन का, ठीक है। अब सिद्धा मेडिसिन के अंदर ही ना एक थेरेपी आती है जिसको हम जानते हैं, नाम से है वर्मम थेरेपी। देखो आप लोगों ने ना कई बार ऐसा सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे प्रॉपरली प्रेस करेंगे, है ना, सही ढंग से, तो हमारी बॉडी के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कई बार लोगों को बैक पेन होती है, तो कई बार ना उनको बताया जाता है कि यार बैक पेन के लिए ना आपको
अपने जो हाथ हैं वो बैक के जस्ट इस साइड में रखने हैं एंड आपको 3 बार राइट साइड की तरफ 3 बार लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे मूवमेंट करनी है। ठीक है, मैं आपको मतलब आप एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर करिएगा, पर मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे बॉडी के अंदर अलग अलग पॉइंट्स जो हमें अलग अलग तरह की जो पेन्स होती हैं उनको रिकवर करने के अंदर मदद करते हैं, राइट। ये जो आपकी थेरेपी है ना, इसी का नाम है वर्मम थेरेपी। बात समझ पाए? अभी क्या हुआ है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है चेन्नई के अंदर, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे अचीव किया है क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट सेशन किया वर्मम थेरेपी का, जो कि एक ट्रेडिशनल हेरिंग टेक्निक है। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो है उसको हम रेगुलेट कर पाएं एंड और जो बीमारियां, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, क्रोनिक पेन हो गया, इस तरह की पेन को यहाँ पे ये ट्रीट करने के अंदर मदद करती है वर्मम थेरेपी। इसके साथ साथ सिद्धा मेडिसिन का प्रमोशन होगा क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे दुनिया भर के सामने ये बात जाएगी, कल्चरल हेरिटेज का प्रमोशन हो रहा है और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी रिगार्डिंग द वर्मम थेरेपी। ये कुछ बातें थी जो हमें वर्मम थेरेपी के बारे में और सिद्धा मेडिसिन के बारे में जाननी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज गेंगिस रिवर डॉल्फिन। देखो अभी क्या हुआ है ना, जो हमारा गेंगिस रिवर डॉल्फिन है या गंगेटिक रिवर डॉल्फिन आप कह सकते हो, इसको पहली बार टैग किया गया है असम के अंदर। बेसिकली ना हम ये देखना चाहते हैं कि जो गंगेस रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, किधर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो प्रॉपर उसको ना टैगिंग करी गई है ताकि हमें मदद मिल पाए इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उसके बारे में हम और चीज़ें जान पाए। तो ये जो टैगिंग करी गई है ये करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड साथ ही साथ मतलब जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ में असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अरण्यक, ये बेसिकली आपकी एक अदर एंटिटी भी देखने को मिल जाएगी और साथ साथ इसको फंड किया गया है जो आपकी कैंपा अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये तो उतना चलो बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किया, बट अदरवाइज हमें गैंगिस रिवर डॉल्फिन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज तो इसको सूसू के नाम से बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली में जब ये थोड़ा होता क्या है ना, ये पानी के नीचे सांस ही नहीं ले पाती, अंडर वाटर ये सांस नहीं ले पाती, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको पानी के सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। फिर जब ये ऊपर आके सांस लेती हैं तो इनकी आवाज आती है सू सू सू। तो इस तरह से जो आवाज आती है ना, उसी के नाम से इनका नाम पड़ गया है सूसू के नाम से, राइट। और ये असम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है और भारत का भी ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है सिंस 2009। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसको टाइगर ऑफ द गेंजिस बोला जाता है। ये आपको केवल और केवल फ्रेश पानी के अंदर मिलेगा, इसीलिए एक इंडिकेटर स्पीशी भी है। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब ये होता है कि ये पानी की क्वालिटी को इंडिकेट कर देंगे। अगर पानी सही नहीं होगा, पानी गंदा होगा, वहां पर आपको नहीं ये दिखाई देंगे और ये आपको एक टॉप प्रेडेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये ब्लाइंड होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ब्लाइंड ही होते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं इकोलोकेशन का। बेसिकली इन्होंने यहाँ से साउंड भेजी, अल्ट्रासोनिक साउंड, वो सामने जो भी था प्रे उससे टकराई, फिर वापस आई, इससे इनको आइडिया लग जाता है कि प्रे सामने कहाँ पर है एंड उस हिसाब से ये मूव करते हैं, इस हिसाब से ये खाना भी खाते हैं जो फीड करते हैं। 90% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ही डिसाइड करती है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की। ये आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्नाफुली हो गया, ठीक है, इन रिवर सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके मैं अगर मैं फीचर्स की बात करूँ ना, तो फीचर्स जरा आप नोटिस कर पाओगे, इनका एक लॉन्ग स्नाउट आपको देखने को मिल जाएगा, ये थिन स्नाउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनका जो पेट होता है, इनकी बेली काफी राउंड होती है, बहुत भारी बॉडी होती है, स्टॉकी बॉडी जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लिपर्स हैं वो आपको थोड़े लंबे ही इनके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो फीमेल्स हैं दे आर लार्जर देन मेल्स, ठीक है। जो फीमेल गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ना, वो लार्जर होती हैं एज कम्पेयर टू मेल एंड लगभग आप नोटिस कर पाओगे हर दूसरे तीसरे साल ये एक काफ को जन्म भी देती हैं। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे ये कुछ एरियाज हैं जहां पर ये पाई जाती हैं, यहाँ पर मैंने मार्क किया है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना वाला जो रीजन हो गया, वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा, WPA शेड्यूल 1 हो गया, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 और सिमिलरली CMS जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, वहां पर भी आपको ये अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। कुछ एक और बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना बिहार के अंदर ओपन अप किया गया था ताकि इनको यहाँ पर हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। इसके अलावा हमारी जो गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है उसको वो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी आपको बिहार के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल पास में ही है, गंगेज रिवर के 60 किलोमीटर स्ट्रेच में ही आपको देखने को मिल जाती है। देखो ये तो होगी बात किसकी, गेंगिस रिवर डॉल्फिन की, उसके बारे में हमने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर भी ली। पर इसके अलावा भी कुछ और हमें रिवर डॉल्फिन देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन ये आपको पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर आपका जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अमेजोन रिवर डॉल्फिन है, उसके अलावा आपको इरावली डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, टुकुक्सी आपको देखने को मिल जाएगी एंड लास्टली जो यांगसे रिवर डॉल्फिन या आपके चाइनीज डॉल्फिन इसको बोल सकते हो, ये दरअसल में एक्सटिंक्ट हो चुकी है।
तो ये कुछ और टाइप्स ऑफ रिवर डॉल्फिन हैं जिनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। आई होप आपको गैंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में सारी बातें पता लग गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। मोल्दोवा साइंड इंटरनेशनल सोलर लाइंस। थोड़ा सा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो पहले तो आप लोग ना एक काम करो, मोल्दोवा की थोड़ी लोकेशन समझ लो। देखो ये आपको ना बाल्कन रीजन देखने को मिल जाएगा। दरअसल में क्या होता है ना, ये जो पूरा रीजन है ये बाल्कन माउंटेन्स है यहाँ पे, इसलिए इनको बाल्कन रीजन बोलते हैं। अब बाल्कन रीजन के यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर के ऊपर आपको मोल्दोवा देखने को मिल जाएगा। ध्यान से आप देखोगे ना तो मोल्दोवा का ब्लैक सी के साथ लिंकेज नहीं है। मोल्दोवा अपने आप में क्या है, इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। एंड आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक साइड तो मोल्दोवा के रोमानिया देखने को मिल जाएगा एंड दूसरी तरफ यहाँ पर आपको यूक्रेन देखने को मिल जाता है। तो दो देशों के बीच में यानी कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आपको ये लैंड लॉक कंट्री देखने को मिलती है बाल्कन पेनिसुला में। इसके आप नोटिस कर पाओगे दो रिवर्स हैं, प्रुथ और नेस्टर रिवर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा मोल्दोवा ईयू का मेंबर नहीं है, पर ईयू कैंडिडेट स्टेटस इसको यहाँ पे मिला है 2022 के अंदर, यानी कि अभी ईयू मेंबर ये नहीं बना है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर बन जाए, बट अभी के लिए यहाँ पे ईयू का मेंबर नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, आईएसए। दोस्तों दरअसल में 2015 के अंदर इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था जब COP21 हुई थी UNFCCC की पेरिस के अंदर, है ना। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव तौर के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। पहले ऐसा बोला जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स के बीच में कंट्रीज हैं वही इसकी मेंबर बन सकती हैं। तो 2017 में शुरुआत ऐसे हुई थी, बट 2020 में इसको अमेंड कर दिया गया एंड आज के समय जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे इसका मेंबर बन सकते हैं। ये अमेंडमेंट 2020 में आया था, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर आप नोटिस कर पाओगे ISA के टोटल 104 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्मेनिया अभी रिसेंटली ही इसका फुल मेंबर बना था। इसके हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलग अलग जो 3 गोल्स है ना उसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। इसको बोलते हैं टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। पहली चीज क्या है कि $1000 बिलियन तक हमने मोबिलाइज करने हैं सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट बाय 2030। उसके साथ ही साथ 1000 मिलियन लोगों को ग्लोबली एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करना है एंड 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है। ये 3 मेजर गोल टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ISA असेंबली देखने को मिल जाएगी जो कि इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ध्यान में रखिएगा मोल्दोवा ने इसको साइन कर लिया है ISA को। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका NHRC के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखो अभी रिसेंटली इनका मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल में ना NHRC जो है वो संविधान के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हमने जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ना 1993 का, उसको एक्ट को पास किया, उसके एक्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर ये जो बॉडी है NHRC क्रिएट करी। इसीलिए ये बॉडी क्या बन जाएगी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या काम करती है बॉडी, ये बॉडी का काम होता है कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा पाए। राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डिग्निटी हो गया, इन सब चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। अब आप अंडरस्टैंड करोगे कि यहाँ पर ना सिलेक्शन कमेटी है। एक सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपको टोटल 6 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। एक तो प्रधानमंत्री है, इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर, यूनियन होम मिनिस्टर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन एंड 2 जो लोग हैं, एक है लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। तो टोटल 6 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर। ये सिलेक्शन कमेटी मिलती है, फिर अकॉर्डिंगली रिकमेंड करती है किसको, प्रेसिडेंट जी को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली उनको अपॉइंट कर देते हैं, मतलब जो भी इनके चेयरमैन और मेंबर होते हैं। अब ध्यान में रखना यहाँ पर एक तो चेयरपर्सन हो गए, उसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर और 7 डीम्ड मेंबर्स। पहली बात आप ये अंडरस्टैंड करो, चेयरमैन कौन बन पाएगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे, मतलब जो पास्ट में रह चुके हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं, रिटायर्ड बेसिकली, ठीक है, वो चेयरपर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 2 और मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर आप नोटिस कर पाओगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये तो हो गया क्या, ये तो चेयरपर्सन हो गया और 5 फुल टाइम में से मैंने 2 मेंबर्स का बता दिया। जो बाकी के 3 मेंबर हैं, टोटल 5 बोला ना, वो 3 मेंबर्स में से क्या होना चाहिए, वो 3 मेंबर्स को प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के अंदर एंड उनमें से एक महिला होना कंपलसरी है। एंड इसके अलावा अगर मैं 7 मेंबर्स की बात करूँ ना, 7 डीम्ड मेंबर्स, ये कौन होते हैं, देखो हमारे पास ना अलग अलग कमीशन है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन विद डिसेबिलिटी। जो 7 मेंबर्स है ना जो उनके चेयरपर्सन होंगे वो भी यहाँ पे मेंबर बन जाएंगे। तो सिंपल अगर बात करूं, एक तो चेयरपर्सन हो गया, 2 मेंबर्स होंगे जो कि आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजेस के रिगार्डिंग हो गया, या चीफ जस्टिस हो गया हाई कोर्ट के। एंड इसके अलावा 3 लोग कौन होंगे, ये टोटल 5 लोग जो हुए, इनमें 3 लोग जो होंगे उनमें 3 लोगों को
ह्यूमन राइट्स के अंदर अच्छा खासा एक्सपर्टीज होना चाहिए, एंड 7 होंगे डीम्ड मेंबर्स। ये होता है पूरा इसका यहाँ पर कॉम्पोजिशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेन्योर की, तो 3 साल का इनका टेन्योर होता है, एंड 70 साल तक ये यहाँ पे काम कर सकते हैं, एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट भी इनका यहाँ पे हो सकता है। एंड इनको जो रिमूव किया जाता है, वो रिमूव कौन कर सकता है? वो रिमूव यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट जी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बातें इनको पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इनकी सैलरी क्या होगी, इनके अलाउंसेस क्या होंगे, एंड बाकी जो सर्विस कंडीशन है वो उनकी क्या होंगी। पर एक बार इनकी ये कंडीशंस डिटरमिन कर दी, तो इनके डिसएडवांटेज के लिए उन पर्टिकुलर कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या इनके मेंबर्स रिमूव हो सकते हैं? आंसर इज यस, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट जी रिमूव करेंगे, बट कहीं ना कहीं ऑन द रीजंस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उनके रीजंस के ऊपर यहाँ पे किया जा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर जो अप्रूवल भी लेना पड़ता है, एक तरह से कह लो कि उनका रिकमेंडेशन भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे वो भी इंक्वायरी वगैरह करता है, फिर जाके इनको रिमूवल यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली विद रिगार्ड्स टू एनएचआरसी। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा ला नीना के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा एल नीनो के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा इसको रिवाइज करिएगा, एंड मुझे फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर है आखिर वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इकोनॉमी से है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजों से रिलेटेड है, तो इसको भी आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक होमवर्क था जीईएसी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जीईएसी देखो जो बनी ना, दरअसल में वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईपीए के अंतर्गत बनी है, एंड ये जो है ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका काम यही रहता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, या फिर इस तरह से रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, उनके रिगार्डिंग अप्रेजल देना एक्टिविटीज के लिए, वो जीईएसी का काम रहता है। डेफिनेटली आप लोगों ने एनवायरमेंट के अंदर पढ़ा भी होगा। तो ये हो गया जीईएसी अंडर ईपीए एक्ट 1986। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि कौन सी एक्टिविटी कब कब हुई है, तो क्रोनोलॉजी में लगाना था। देखो अगर आप रॉयल इंडियन नेवी की बात करेंगे ना, इसके अंदर जो म्यूटनी होती है वो 1946 के अंदर होती है। देखो तब तक आते आते ना ब्रिटिशर्स को पता लग गया था जब ये म्यूटनी हुई कि भाई अब अपना लंबा टाइम हम यहाँ पे इंडिया में नहीं रह पाएंगे। दरअसल में क्या होता है, जो आपका HMIS तलवार है ना, उनकी रेटिंग्स के अंदर आपको म्यूटनी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ अच्छी कंडीशंस नहीं थी, पुअर पे था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो 1940 के अंदर ये म्यूटनी होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते होंगे, 8 अगस्त 1942, है ना। ये तो कौन ही भूल सकता है इस चीज को, बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं तीसरा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका दोस्तों 1931 के अंदर हुआ था। आप लोगों ने ना हिस्ट्री के अंदर गांधी इरविन पैक्ट आप पढ़ते हो, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 के अंदर। तो बहुत आसान है इसको लगाना। तो सबसे पहले सेकंड आरटीसी हुआ 1931 के अंदर, फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, एंड लास्टली ये आपका म्यूटनी हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा दैट विल बी 3-2-1। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। देखो यहाँ पर ना इसने बात पता क्या लिख दी, कि संविधान ने इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। क्या ये बात सही है? संविधान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। संविधान ने मेंशन क्या किया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड्स। ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कहीं नहीं देखने को मिलती, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की जो बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट वो 15% को एक्सीड नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। यस दिस इज करेक्ट। ये दरअसल में 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके माध्यम से ये कंडीशन यहाँ पे इंसर्ट करी गई थी। तो करेक्ट कितने हैं, मतलब करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था आर्कटिक टुंड्रा, तो इसके बारे में आई थिंक सारी कंट्रीज जो मेंशन्ड है या कॉन्टिनेंट्स मेंशन्ड है बिल्कुल करेक्ट ही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें एवन इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर देखो ह्यूमंस के अंदर कम फैलता है, बट हाँ ह्यूमंस भी रिस्क में होते हैं तो उनको भी फैल सकता है, दूसरा भी ट्रू है। आईसीएमआर की बात करें डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही है, तो ये स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।